लोकसभा इलेक्शंस में अब 12 महीने से भी कम का समय बचा है। बड़ा सवाल ये है कि एनडीए या इंडिया अलायंस कौन जीतेगा 2024 का चुनाव। क्या आएगा तो मोदी ही वाला जुमला सही साबित होगा या विपक्ष 2004 की तरह कुछ बड़ा दांव खेल पाएगा, जब सारे वोट्स को धत्ता बताते हुए यूपीए ने एनडीए को हरा दिया था और इंडिया शाइनिंग का नारा मुंह के बल गिर गया था। विपक्ष ने एनडीए के खिलाफ लामबंदी शुरू कर दी है, चाहे वो बेंगलोर में 26 पार्टीज का साथ आना हो और इंडिया अलायंस बनाना हो या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। ये सब एक चुनावी रणनीति का हिस्सा हैं। पर क्या विपक्ष वाकई तैयार है प्रधानमंत्री मोदी को अपदस्थ करने के लिए, या पिक्चर अभी बाकी है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसे फैक्टर्स जिनके कारण बीजेपी फिर से जीतेगी, और विपक्ष को अगर बीजेपी को टक्कर देनी है तो इन्हीं 5 फैक्टर्स पर ध्यान देना होगा। मेरा नाम है समर्पण वशिष्ठ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टॉक्स। पहला, वेलफेयर पॉलिटिक्स। मेरे जान पहचान में एक मुस्लिम महिला थी। मैं उनसे एक बार ऐसे ही बात कर रहा था। बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि पूरी जिंदगी उन्होंने एक कच्चे मकान में उपलों पर रोटियां सेकते हुए बिता दी। वो तो भला हो मोदी का, जिसने उनके घर की छत पक्की करा दी और उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दे दिया। हम चाहे कितना भी हिंदू मुसलमान कर लें, पर इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि मोदी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिन्होंने महिलाओं की जिंदगी आसान कर दी है। ये है पहला फैक्टर जो मोदी जी की जीत का कारण बन सकता है, उनकी वेलफेयर पॉलिटिक्स। चाहे प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत हर किसान को 6,000 रुपए देना हो या हर घर में टॉयलेट्स बनवाना, बीजेपी ने सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं का बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार किया है। हालांकि हर सरकार कुछ न कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलाती ही है, पर बीजेपी ने इन योजनाओं को आम आदमी तक ऐसे पहुंचाया है जो पहले कभी नहीं देखा गया, जो बिल्कुल नया है। जैसे जनधन और आधार का प्रयोग करके सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते खुलवाना और उसमें सीधे पैसे पहुंचाना हो, या पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए घरों की जियो टैगिंग की मदद से ट्रैक करना हो। विपक्ष का फोकस बीजेपी की सिर्फ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पर है, पर वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि सिर्फ हिंदुत्व चुनाव नहीं जिताता है। जैसे 1989 के दौरान जब राम मंदिर जन्मभूमि मुद्दा अपने जोर पर था, तब भी बीजेपी को अयोध्या में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मित्रसेन यादव ने हरा दिया था। न्यू बीजेपी किताब में एक बड़ी अच्छी लाइन है, हिंदुत्व बीजेपी के हाथी के दांत हैं। असल में वेलफेयर की राजनीति है जो बीजेपी को जिता रही है। हिंदुत्व तो बस शुरुआत में गाड़ी को गति देता है, लेकिन असल में ये वेलफेयर पॉलिटिक्स है जो बीजेपी की गाड़ी को चलायमान रखती है। दूसरा बड़ा फैक्टर है बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। बीजेपी इस वजह से है क्योंकि उनके वर्कर्स और कार्यकर्ता पूरे जी जान से अपनी पार्टी के लिए समर्पित हैं। हाउ बीजेपी विंस किताब में प्रशांत झा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे अमित शाह ने बीजेपी की मेंबरशिप को बढ़ाया है, जिसकी वजह से बीजेपी आज सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। बीजेपी और अमित शाह ने एक एक बूथ को पार्टी गतिविधि का गढ़ बना दिया है। सबसे नीचे के कार्यकर्ता से लेकर पार्टी हाई कमांड तक सूचना का प्रवाह इतना सरल और सहज है कि बीजेपी हर स्तर के नेता की जवाबदेही और जिम्मेदारी आसानी से तय कर पाती है। इन्हीं कारणों से बीजेपी एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करती है, जहां डिसीजंस डेटा के आधार पर लिए जाते हैं और काम एक कॉरपोरेट स्टाइल में होता है, सरकारी दफ्तर की तरह नहीं। डॉक्टर अजय सिंह ने अपनी किताब द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी में दिखाया है कि खुद पीएम की संगठन शक्ति का कोई तोड़ नहीं है। विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है जो इतना बड़ा संगठन संभाल सके, एकजुट कर सके या बना सके। सारे जतन और उपाय करने के बाद भी विपक्ष प्राइम मिनिस्टर मोदी की छवि को धूमिल नहीं कर पाया है, चाहे राफेल डील का मुद्दा हो या सहारा बिरला डायरी केस।
पीएम मोदी की इमेज आज भी एक फकीर टाइप बनी हुई है, जो कुछ भी करें वो देश के लिए है। ये तीसरा फैक्टर है बीजेपी को जो जीतने में मदद करता है। पीएम मोदी की टेफ्लॉन इमेज। मोदी की इमेज उनके पार्टी के निशान कमल की तरह है, जिस पर आप कितनी भी कीचड़ फेंको वो उस पर रुकती ही नहीं है और वो अपने आप साफ हो जाता है। दूसरी तरफ है इंडिया कोएलिशन या विपक्ष, जिसके खेमे में कई नेता ऐसे हैं जिनकी छवि बहुत ज़्यादा धूमिल हो चुकी है, जिनका पब्लिक परसेप्शन अच्छा नहीं है, जैसे लालू प्रसाद यादव जो चारा घोटाले में सजा काट चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जो अभी तक दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी, सीबीआई आदि एजेंसीज के घेरे में फंसे हुए हैं, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अभी तक कथित काऊ कोल स्कैम घेरे से बाहर नहीं आ पाई है, बचे नीतीश कुमार जिन्होंने अपनी सुशासन बाबू की छवि को बनाकर रखा हुआ है, लेकिन वो भी राजनीति में बार बार पाला बदलने के कारण वोटर्स को ज्यादा लुभा नहीं पा रहे हैं। बीजेपी ने एक ऐसा नैरेटिव बुन दिया है जैसा एक जमाने में इंदिरा गांधी ने बुना था, जब नारा होता था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। अब आएगा तो मोदी ही के साथ बीजेपी ने भी एक ऐसा ही माहौल तैयार कर दिया है जहां मोदी का मतलब देश है। दूसरी ओर बीजेपी का हिंदू पार्टी के रूप में उभरना कोई नकार ही नहीं सकता है, चाहे राम मंदिर मुद्दा हो या ट्रिपल तलाक बिल। बीजेपी अपने हिंदुत्व के वादों पर खरी उतरती दिखती है। यही चौथा फैक्टर है हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। बीजेपी ने 2019 के चुनाव से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदू अधिकारों का संरक्षण दोनों को बीजेपी के साथ जोड़ दिया था। ऐसा लगता था मानो कि बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी को अगर वोट दिया गया तो वो ना केवल वोट की बर्बादी है बल्कि देशद्रोह है। विपक्ष के लिए इस चक्रव्यूह को और इस तिलिस्म को तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा जितना राहुल गांधी की छवि को सुधारना। दोनों लगभग नामुमकिन से काम। याद कीजिए 2019 के चुनाव से पहले जब सपा और बसपा साथ आए थे, लेकिन कुछ कमाल नहीं कर पाए क्योंकि उनके खुद के लोयल वोटर्स कंफ्यूज थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि दो धुर विरोधी पार्टी एक साथ कैसे आ सकती हैं। ऊपर से इन दोनों पार्टीज का वोटर बेस एक दूसरे को हीनता से देखता है, जो कभी भी एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। एसपी और बीएसपी के पास नंबर्स का गेम तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उनकी केमिस्ट्री में कमी थी। यही कमी दोनों दलों की हार का कारण बनी थी। यही है पांचवा फैक्टर, केमिस्ट्री ओवर अरिथमेटिक्स। 2024 चुनाव से पहले भी विपक्ष के पास इसी केमिस्ट्री की कमी दिखाई देती है। इंडिया अलायंस में कई ऐसी पार्टीज हैं जो सिर्फ इस वजह से साथ हैं कि मोदी को हराना है। ना उनकी आइडियोलॉजी मिलती है, ना कोर वोटर बेस। और चाहे 1971 के चुनाव हो या 2014 के चुनाव, हमने अक्सर देखा है कि नकारात्मक चुनावी कैंपेन्स मतदाताओं पर सोचे गए उद्देश्यों के विपरीत या प्रतिकूल ही असर डालती हैं। और बीजेपी और मोदी इस केमिस्ट्री के मास्टर हैं, जो अपने वोटर बेस को लुभाने में 2 चुनाव में पूर्णतया सक्सेसफुल रहे हैं। शेक्सपियर की मैकबेथ में एक कोट है, इफ यू कैन लुक इनटू द सीड्स ऑफ टाइम एंड से विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट, स्पीक देन टू मी। इसका तर्जुमा करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि ऊंट एग्जैक्टली किस करवट बैठेगा ये वक्त बताएगा, पर ऊंट की चाल देखकर लगता है कि ऊंट राइट साइड की तरफ झुका हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं 2024 के चुनाव का नतीजा क्या होगा? थैंक यू।